नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और बीएसएससी सीजीएल 4 के तैयारी के क्रम में मैं एक वीडियो के साथ जो है आप लोग से फिर से रूबरू हो रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में दरोगा का एग्जाम हुआ है। काफी सारे लोगों का जो है कहीं न कहीं छोटी सी चूक रह गई होगी, जिस वजह से उनका रिजल्ट नहीं भी हुआ। ठीक है, तो देखिए सामने अपॉर्चुनिटी है, बीएसएससी सीजीएल 4 है, बीपीएससी एईडीओ है, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल है, बीएसएससी बीएसओ है, जो भी लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, सामने अपॉर्चुनिटी है। यदि अपॉर्चुनिटी ना रहे तब कोई सोचने वाली बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तैयारी में लगना है। एनसीईआरटी का पैटर्न जो है आयोग अपना रहा है लगातार, तो आपको भी एनसीईआरटी के तर्ज पे ही अब मेहनत करनी है। उसी क्रम में एनसीईआरटी 6 क्लास की जो हिस्ट्री है वहां से हमने शुरू किया है। आज से वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने चीजों को लेकर के आया है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें आपको इसमें हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका एक नोट्स भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पे दिया जाता है। उसके बाद इन सभी चीजों पर आपको जो है एक टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। आप टेस्ट में अपियर होते हैं, अपने आप को जांचते हैं, उसके बाद फिर तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप जानकारियां ले सकते हैं। चलिए अविलंब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 1, चैप्टर 1 जो है वह है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, चलिए इसका जो पूरा एक निचोड़ है वो हमने आकर यहाँ पे लेकर के आया है। नर्मदा घाटी जो है, एमपी में जो नर्मदा नदी बहती है, ठीक है, तो नर्मदा घाटी में आरंभिक निवासियों का साक्ष्य मिला है भारत में। मतलब जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं मानव निवास का, तो वो जो है आपको नर्मदा घाटी से मिलता है। उस समय के लोग कैसे थे, तो कुशल खाद्य संग्राहक थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द आया है खाद्य संग्रह, ठीक है, संग्राहक। ध्यान दीजिए कि खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि भोजन का संग्रह करना। ठीक है, जैसे ये लोग क्या करते थे कि शिकार किए, उसको एक जगह इकट्ठा करके कहीं गुफा में रख दिए, या जहां वो रहते हैं वहीं पे जो है रख दिए, फिर उसके बाद उसको कई दिनों तक जो है उसका सेवन किया जाता था। तो इस तरह से इन लोग क्या करते थे, भोजन को एक जगह एकत्रित करके रखते थे। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि एक जगह जहां लोग रह रहे हैं, ठीक है, उस जगह में, उस जगह के आसपास जो भी वनस्पति है और वनस्पति से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे फल हो गए, फूल हो गए, ठीक है, तो इनको जो है इन लोग तोड़ करके एक जगह रख लेते थे और फिर उसका उपभोग करते थे। तो ये तो हो गया कि खाद्य संग्राहक क्या है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में जो आरंभिक निवासी हुए वो कैसे थे, कुशल खाद्य संग्राहक। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों सुलेमान किरथर पहाड़ी क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान साइड है। ठीक है, वहां देखेंगे सबसे पहले गेहूं तथा जौ का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले जो गेहूं एवं जौ का उत्पादन किया गया है वो सुलेमान किरथर पहाड़ी क्षेत्र में किया गया है। वहीं से जो है आपको भेड़, बकरी, गाय तथा बैल को पालतू बनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। आगे बात करें भारत में गारो पहाड़ी, जो गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में है। ठीक है, तो वहीं पे जो गारो पहाड़ी है एवं विंध्य पहाड़ी, जो कि मध्य भारत में कह सकते हैं कि मध्य भारत में है, क्योंकि ये जो है काफी बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और जो है दक्षिण भारत कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में भी जो है विंध्य रेंज का फैलाव है। तो ध्यान दीजिए, गारो पहाड़ी एवं विंध्य पहाड़ी की बात करें तो यहाँ से जो है आपको भारत में कृषि के आरंभ की
जो है एक आरंभ का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य है विंध्य क्षेत्र के उत्तर में, आप पढ़े होंगे कहीं पे कि लहुरा देव नाम से एक जगह है यूपी में, वहां से जो है चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह जो है विंध्य जो रेंज है उसके उत्तर में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चावल का जो सबसे पहले साक्ष्य मिला है वह जो है चावल का सबसे पुराना साक्ष्य विंध्य के उत्तर में। ठीक है, आगे देखिए। आरंभिक नगरों का विकास, सिंधु तथा सहायक नदी क्षेत्र 4700 वर्ष पूर्व, इसको समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व क्यों लिखा गया है, तो ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी का मानना है कि जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो है ईसवी सन की शुरुआत मानी जाती है और उसके पहले की घटनाओं को जो है ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने उसे 2000 वर्ष पूर्व माना है। ठीक, तो इसमें जो है क्या कहा गया, सिंधु तथा सहायक नदी क्षेत्र मतलब 2700 बीसी। लेकिन आपको याद रखना है इसी फॉर्म में, जब भी एनसीईआरटी प्रश्न पूछेगी, एनसीईआरटी से उठा करके अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में भी इसी तरह से दिखाया जाएगा, 4700 वर्ष पहले लिख देगा या फिर 4700 वर्ष पूर्व लिख देगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि आरंभिक नगरों का विकास जो है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो आरंभिक नगर का विकास हुआ है वह सिंधु तथा सहायक नदी क्षेत्र में 4700 वर्ष पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको जो है आगे हम लोग देखेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मोटा मोटी समझ लीजिए कि उसी के विषय में बातें हो रही है। आगे जब गंगा बेसिन की बात करते हैं तो गंगा नदी बेसिन जो है, गंगा एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं उस रेंज में, उस रीजियन में जो नगर का विकास हुआ है वह अभी से 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अभी से 2500 साल पहले जो है गंगा नदी क्षेत्र में, ठीक है, गंगा बेसिन में जो है नगरों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में जो एक बड़ा राज्य था वह कौन सा था, मगध। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हाल ही के 1-2 वर्ष पहले, मतलब अभी तो 71वीं का पीटी हुआ है, आई थिंक 70वीं या 69वीं में पूछा गया था कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में कौन सा राज्य था, वह मगध था। ठीक है, आगे बात करें जो हमारा देश है उसका जो नाम पड़ा है इंडिया या फिर भारत कह लीजिए, तो कैसे पड़ा है, तो इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है वह किस शब्द से निकला है, इंडस। ठीक है, और ईरानी तथा यूनानी लोग जो है 2500 वर्ष पूर्व जब भारत की ओर जो है मूव किए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। ठीक है, हिंदी में उसको इंडोस कहा गया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है, और सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस कहा है, और सिंधु नदी के पूर्वी भाग यानी कि आज का जो भारत है, ठीक है, सिंधु नदी के पूर्वी भाग का जो भूमि प्रदेश था उसको इन्होंने क्या कहा, तो इंडिया कहा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें तो भारत, देखिए भारत जो नाम पड़ा है वो भरत कबीले से पड़ा है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है कुछ जो निवासी थे भरत कुल के या भरत कबीले के, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, तो वहीं से जो है इस भूमि को भारत कहा गया। ठीक, अब देखिए पांडुलिपि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। यह जो शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, यह मेनू शब्द से बना है, यूनानी शब्द है मेनू, उसी से बना है। ठीक है, और मेनू जो शब्द है, मेनू शब्द का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो हस्तलिखित, ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपि क्या होता है, हस्तलिखित होता है। ठीक है, हाथ से लिख करके किसी पुस्तक की रचना करने के बाद जो है उसे क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, तो पांडुलिपि को तारपत्र या भोजपत्र पे लिखा जाता था। यहाँ तारपत्र से आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन भोजपत्र जो है यह हिमालय में विशेष रूप से एक वृक्ष पाया जाता है, भुर्ज कहा जाता है उसको। ठीक है, तो भुर्ज जो वृक्ष है
उसी के पेड़ की छाल से जो है, भुर्ज के पेड़ की छाल से जो है मतलब एक तैयार किया जाता था लिखने के लिए, ठीक है, उस पे लिखा जाता था, इसीलिए उसको क्या कहा गया, भोजपत्र कहा गया। ध्यान दीजिएगा, जो प्रारंभिक जो अधिकांश पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, जिसका साक्ष्य अभी भी कुछ कुछ उपलब्ध है, उसमें से जो अधिकांश है वो संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा एवं तमिल भाषा में मिला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृत भाषा है वह आम जन की भाषा थी। जो प्राकृत भाषा है वह किसकी भाषा थी, आम जन की भाषा थी। तो इतना जो है आपको इसको याद रखना है। अब देखिए अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, चैप्टर फर्स्ट का ही है। देखिए अब अभिलेखों के बारे में देखेंगे। अभिलेख जो है कठोर सतह पर लिखा जाता था, ध्यान दीजिएगा, अभिलेख जो लिखा जाता था वह कठोर सतहों पर लिखा जाता था। सपोज कीजिए कहीं धातु का प्लेट है या फिर धातु का कोई बहुत बड़ा सीट है, उसमें जो है खुदाई करके जो है उस पे लिखा जाता था। दूसरी चीज कि कहीं बड़ा सा पत्थर है, पत्थर पे जो है उत्कीर्ण करके जो है लिखा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से अभिलेख है। अब एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कंधार से, जो कि कहाँ है, कंधार जो है आपको अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह अशोक का अभिलेख है और इसको माना जाता है 2500 वर्ष पूर्व का, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में लिख दिया है 2500 वर्ष पूर्व अभी से, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व लिखा है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह यूनानी तथा अरमाइक लिपि में है। किस लिपि में है, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में, ठीक। यहां से याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे है डेट, कुछ जो है तिथियों के बारे में जानकारी दी गई है। पहली चीज है कृषि का आरंभ। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न जो है बीपीएससी उठाया है, ठीक है। कृषि का आरंभ कब हुआ है, तो 8000 वर्ष पूर्व, और आपको ऑप्शन में भी इसी तरह से दे दिया जाता है कि इतना वर्ष पूर्व, इतना वर्ष, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह से चीजें दी गई है, ठीक है। तो कृषि का आरंभ जो है वह 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है, प्रथम नगर कब बसा है, तो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा ही था, 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। वहीं बात करें गंगा घाटी के नगर तथा मगध का बड़ा राज्य कब निर्मित हुआ है, तो 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 साल पहले। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर 1 समाप्त होता है, ठीक है। इसमें सारे चीजों को आप लोग रिकॉल कर लेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 की बात करते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ध्यान दीजिए, आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यहाँ हमने जो भी चीजें पढ़ी इस पार्ट में, हमने क्या पढ़ा, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्राहक के तौर पर जो है हमने मानव को देखा। क्यों, क्योंकि ये जो है शिकार करते थे, ठीक है। अब क्या है कि शिकार करते करते जो है आदमी अब भोजन उत्पादन तक कैसे पहुंचेगा, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, आखेटक या खाद्य संग्राहक, अब पहले इस शब्द को आप, खाद्य संग्राहक शब्द को पहले भी समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि खाद्य संग्रह जो है करते थे तो उसमें क्या क्या समस्याएं थी और फिर उसके लिए क्या चीजें हुई। देखिए, शिकारी यानी आखेटक, खाद्य संग्राहक, होता क्या है कि आखेट के लिए जो है, मतलब भोजन संग्रह के लिए, सपोज कीजिए कि एक जगह जो है जितने भी जानवर थे उसको मानवों ने काटा, मतलब मार करके खा गए, अब फिर उसके बाद जो है वहां पे भोजन की समाप्ति हो गई, तो अब इनको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आज के दौर में क्या है कि लोग जो है व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, या फिर किन्हीं की कहीं नौकरी है या जीवन यापन के लिए जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते हैं। उसी तरह से उस युग में, ठीक है, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जब मानव जो है आखेटक तथा खाद्य संग्राहक हुआ करता था, उस समय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया जाता था। भ्रमण करने का कारण क्या था,
तो उन कारणों को हम लोग जब समझेंगे तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। देखिए, पहला कारण था उसमें भोजन की तलाश है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। अब क्या है इसमें, तो सपोज कीजिए कि एक जगह जो है, जैसे पेड़ पौधे से जो भी वनस्पतिक चीजें मिलती थी भोजन के तौर पे, जब उसकी अनुपलब्धता हो जाए, यानी कि जब उपलब्धता समाप्त हो जाए या भोजन समाप्त हो जाए उस जगह का, तो फिर जो है भोजन की तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जानवरों के शिकार के लिए ध्यान दीजिएगा। जब देखते हैं कि कोई जानवर है तो वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि उनके पीछे जाते जाते जो है लोग भी एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है। तो भ्रमण का दूसरा कारण क्या है, शिकार के लिए। तीसरा, फल फूल के विशेष मौसम में उपलब्धता के कारण। ध्यान दीजिएगा, कुछ फल फूल ऐसे होते हैं जो सालों भर उपलब्ध नहीं रहते हैं, किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं। और अगर किसी क्षेत्र विशेष में मौसमी फलों के पेड़ों अथवा पौधों की संख्या अधिक है, तो जो है लोग क्या करेंगे कि जैसे किसी खास मौसम में उन्हें भोजन की उपलब्धता हो गई, ठीक है, तो फिर एक समय के बाद ही फिर दोबारा उनको वहां पे भोजन मिल पाएगा। इसीलिए उन्हें वहां से उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि उन्हें भोजन जो है बनाना नहीं आता है। ठीक है। जैसे अनाज लेकर के उसको पकाए फिर खाए, ये चीजें जो है नहीं आती थी उन्हें, क्योंकि कृषि का भी ज्ञान विशेष नहीं था उनको। ठीक है। तो चलिए अब समझिए। तो मौसम, हाँ, जो मौसमी प्रकार के जो है फल फूल के कारण जो है उन्हें एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करना पड़ता था। अगली चीजें हैं जलाशय सूखने के कारण। ठीक है। जल स्रोतों की तलाश में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि कई सारे वैसे जल स्रोत जो सूखे के समय में सूख जाया करते थे, तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जो है जल स्रोत को खोजने के लिए जो है भ्रमण करना पड़ता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जल की तलाश में जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भ्रमण करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है मुख्य 4 वजहें यहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका जो है यह एक पुरापाषाणिक स्थल है। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं आगे। ठीक है। भीमबेटका कैसा है, तो पुरापाषाणिक स्थल है। ठीक है। यहाँ से क्या क्या जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ आखेटक एवं खाद्य संग्राहक का साक्ष्य मिला है। ठीक है। गुफाएं मिली है यहाँ, और गुफाओं में भित्ति चित्र मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, भित्ति मतलब होता है दीवार, भित्ति का अर्थ क्या होता है, दीवार। ठीक है। तो जो गुफा है भीमबेटका में कई सारी गुफाएं मिली है, उन गुफाओं के भीतर, ठीक है, कई सारे जो है भीतर जो दीवार है, दीवार पे बहुत सारे चित्र का वर्णन किया गया, बहुत सारे चित्रों का चित्रण किया गया है। ठीक है। और उसमें देखते हैं कि शिकार मतलब शिकार करते हुए, ध्यान दीजिएगा, पशुओं का शिकार करते हुए, ठीक है, उसको दिखाया गया है वहां पे। ठीक है। तो इन चीजों को दर्शाया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे है कुरनुल गुफा। ध्यान दीजिए, ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कुरनुल गुफा में आपको राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो राख कहाँ होगा, जहां आग लगेगी। ध्यान दीजिए, तो इसी तरह से इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ जो है आग का ज्ञान लोगों को हो गया था। तो कुरनूल से जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से जो है आग के प्रमाण मिलते हैं, मतलब राख का अवशेष वहां से प्राप्त हुआ था। इसको भी याद रखेंगे। यह भी दोस्तों पुरापाषाणिक स्थल है। अब देखिए आग के उपयोग क्या क्या थे। तो पहला तो प्रकाश हेतु, ठीक है, आग जला करके जो है लोग रात में जैसे आग जलाए तो जो है उससे क्या होता है, तो प्रकाश मिलता है। ठीक है। मांस भूनना, ध्यान दीजिएगा, जो आज हम लोग अभी मतलब जैसे लोग भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मांस को भूनना पड़ता है खाने के लिए। तो जब लोग मांस भून कर खाने लगे थे, तो आग का जो है
आग का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है उसमें, तो वही चीजें हैं। आगे है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। वैसे जानवर जिनसे मानवों को खतरा था, ठीक है, उनको चूंकि आग से भय लगता है, आग से डर लगता है, तो इसीलिए आग जलाने से उनको एक सुरक्षा भी प्राप्त हो जाता था। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ आइए। आरंभिक काल, ध्यान दीजिए, इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, वहां जो है पहला काल जो आता है वह आता है पुरापाषाण काल। ध्यान दीजिए, पुरापाषाण काल, ठीक है। जो आरंभिक इतिहास का जो शुरुआत होता है वह पुरापाषाण काल से होता है, ठीक है। और इसका जो पीरियड रखा गया है वह 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक। अभी से 20 लाख वर्ष पीछे जाइए और वहां से 12,000 वर्ष पीछे तक, मतलब अभी से 12,000 वर्ष, ठीक है। तो उतना समय जो है उसको रखा गया है पुरापाषाण काल में, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके 3 खंड हुए, कौन कौन से? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल नहीं बोल रहा है, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे मध्य पाषाण काल को देखते हैं। इसमें क्या है? तो मेसोलिथ, ध्यान दीजिए दोस्तों, मेसोलिथ कहा गया है किसको? तो मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल का जो एज है वह 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व है। जो पीरियड है मध्य पाषाण काल का वह 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व है, ठीक है। बात करें पाषाण औजार की, तो पाषाण जो मध्य पाषाण काल में जो पाषाण मीन्स पत्थर, ठीक है, पत्थरों के जो औजार मिले हैं वह छोटे थे, ठीक है। तो इन्हीं छोटे औजारों को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, ठीक है। माइक्रोलिथ कहा गया है या लघु पाषाण, हिंदी में इसको क्या कहा गया है? लघु पाषाण। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है? मध्य पाषाण काल में ही जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बदलाव आता है, तापमान में परिवर्तन आता है, तापमान बढ़ता है, और यहाँ पे देखते हैं कि घास के मैदान की शुरुआत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, घास के मैदान जब आते हैं तो शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, शाकाहारी पशु कौन कौन से? जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़, बकरी, ठीक है, बारहसिंगा, हिरन, इन चीजों का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ठीक है। तो शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब इन पशुओं का को जो है, चूंकि ये शिकार होते थे, ठीक है, लोगों के, तो शिकार का पीछा किया गया, शिकार का पीछा किया गया तो पशुओं के बारे में काफी सारी जानकारियां लोगों को मिली कि उनका जीवन शैली कैसा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि पशुपालन का विचार आता है लोगों में। क्यों? क्योंकि अब पशुओं के विषय में इन्हें जानकारी होने लगी, ठीक है। आगे देखिए, मछली भोजन का मुख्य स्रोत बन के उभरा। इसी काल में मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें मछली जो है भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में उभरता है, ठीक है। आगे, प्रथम पालतू पशु जो है वह कुत्ते का जंगली रूप है। जो आजकल हम लोग कुत्ता देखते हैं वो नहीं था, उसका जो जंगली प्रजाति था उसको मानवों ने सबसे पहले पालतू बनाया, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करें नवपाषाण काल की, तो कृषि, इसमें जो पहला हम लोग देख लिए थे पुरापाषाण काल, इसके 3 पार्ट हुए, फिर दूसरा देखे थे मध्य पाषाण काल, उसी क्रम में अब देख रहे हैं हम लोग नवपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण काल की बात करें तो कृषि की शुरुआत जो है, ध्यान दीजिएगा, यह एक ट्रांजिशन फेज है। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल एक ट्रांजिशन फेज है। अब ट्रांजिशन फेज को कैसे समझेंगे? तो ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन फेज को समझना है ऐसे कि कहीं पे अभी मध्य पाषाण काल चल रहा है तो किसी और एरिया में जो है नवपाषाण काल चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक बदलाव का जो क्रम है वो हम लोग देख रहे हैं। कहीं पे जो है नवपाषाण है तो कहीं पे मध्य पाषाण है। तो इसीलिए कृषि की शुरुआत जो मानी जाती है
वह मध्य पाषाण युग के अंत में तथा नव पाषाण के शुरुआत में। ध्यान दीजिएगा, कृषि का जो आरंभ आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज याद रखना है कि कृषि की जो शुरुआत हुई है वह मध्य पाषाण काल के अंत में एवं नव पाषाण युग के प्रारंभ में हुआ है। ठीक है, आगे बात करें कृषि की प्रक्रिया। देखिए, इसको आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, लोगों के स्थायित्व, जीवन के स्थायित्व के बारे में ध्यान दीजिए। कृषि की प्रक्रिया कैसी होती है? तो सबसे पहले जो है बीज बोया जाता है, फिर सिंचाई होता है, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, जैसे है कि खरपतवारों को नष्ट किया गया, उसके बाद अब जो है फसल को बचाया जाएगा पशुओं से और पशु और पक्षियों से। ठीक है, तो इनसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद जब फसल पक जाता है तो उसके बाद इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, अब कटाई करने के बाद जो काफी सारे अन्न हो गए लोगों के पास, तो अन्न को अब क्या करेंगे, अन्न का भंडारण करना होगा। अन्न के भंडारण के लिए देखिए दोस्तों, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ठीक है, देखिए कैसे क्रमिक विकास होता है लोगों का। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, टोकरियों को बुनना शुरू कर दिया गया। ठीक है, मिट्टी में कुछ गड्ढे बना दिए गए भूमि में, ताकि वहां भी जो है अन्न का भंडारण किया जा सके। तो इस तरह से जो है क्रमिक रूप से जो है कृषि का विकास होता है, लोग समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कृषि और पशुपालन दोनों को आपको एक साथ जोड़ करके देखना है। उसको अब कैसे देखेंगे तो बेहद ही रोचक आपको लगेगा सुनने में, कि जैसे कृषि है, ठीक है, तो लोग देखे कि जो शाकाहारी पशु हैं वो क्या कर रहे हैं कि घास खाने आ रहे हैं। ठीक है, फसलों को खाने आ रहे हैं। तो एक इनमें यह भी था कि जैसे जो है फसल उपजाया जाएगा तो एक तरह से पशुओं को भी आकर्षित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है चलते फिरते खाद्य भंडार। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आएगा। जो चलते फिरते खाद्य भंडार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप देखेंगे कि पहले जो है लोग क्या करते थे, जो आरंभिक निवासी थे खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, एक जगह जो है चाहे वो किसी भी प्रकार का भोजन हो, मांस ही क्यों ना हो, उसको एक जगह जो है इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पशु है, पशु प्रजनन भी करते हैं और धीरे आगे चल करके जो है उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। और पशुओं से क्या प्राप्त होता है, तो दूध प्राप्त होता है, पशुओं से जो है मांस प्राप्त होता है, पशुओं से जो है आप श्रम लेकर के कृषि में भी सहायता ले सकते हैं पशुओं का। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इस तरह के लाभ हैं, तो इनको क्या कहा गया, चलते फिरते खाद्य संग्राहक। उनको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी और क्या हुआ कि आगे चल के उसका वो मांस के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, चलते फिरते खाद्य भंडार। किसको, पशुओं को। तो ये भी एक कारण था पशुपालन का। ठीक है, अब इसको समझिए, कृषि की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में काफी सारा वक्त लगता था और उतना वक्त तक जो है लोगों को क्या है कि खेतों पे या फिर जो फसल है उस पे अच्छे से ध्यान देना पड़ता था। तो एक जगह रहना पड़ता था, अस्थायी रूप से रहना पड़ता था। इसीलिए अब क्या होगा कि कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ अस्थायी जीवन का भी आरंभ हो जाएगा। अस्थायी जीवन का आरंभ, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें चूंकि यहीं तक आ पाया है, अगला जो पार्ट होगा उसमें 2-3 चैप्टर आपका और कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो आज का क्लास रहा, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा या फिर इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और हम एक बार फिर से कह दें कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, वहां पे आपको नोट्स, टेस्ट और भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
जिसमें हमारा जो 250 टॉपिक हमने लक्ष्य लिया है उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आयोग एनसीईआरटी को टच करेगा तो हम लोग एनसीईआरटी पे आ गए हैं और 27 मार्च तक जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का टेस्ट कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप से जुड़ें। जिनको भी लगता है कि हमारा काफी सारी चीजें जो हमारी छूट गई होगी तो उनको हम अलग से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ जो है विशेष बात तो है नहीं इसमें, समझने में आराम से समझ में आ रहा है। तो एनसीईआरटी का डर मन में नहीं रखना है, आगे वैकेंसी है, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, ना कुछ सोचें, बस परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत करते रहिए। ईश्वर साथ है, सारा कुछ होगा। ठीक है, आप सफल भी होंगे, नौकरी भी होगी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।